हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखते हैं टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और किसके लिए हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, गोल्ड का एटम, गोल्ड की फॉइल थी और गोल्ड की फॉइल पर हमने अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कराए थे। तो अल्फा पार्टिकल्स एटम्स गोल्ड की फॉइल से पास होते हुए कुछ स्ट्रेट निकल गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे और कुछ रिटर्न आ गए थे। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जब किसी मेटल के न्यूक्लियस पर या किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर हम अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कितने क्लोज तक जा सकते हैं, तो किस वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम क्लोज तक जा सके, मतलब सबसे ज्यादा दूरी तक जा सके, सबसे ज्यादा पास तक जा सके, सॉरी, है ना। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी अल्फा पार्टिकल की टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। ठीक है, ठीक, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। तो यहां पर मैं एक न्यूक्लियस बना लेता हूं, ये एक न्यूक्लियस है ना, तो एक न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। एटॉमिक नंबर कितना है? Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z है मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे Z के बराबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें Z के बराबर होंगे। चलिए ठीक, अब देखते हैं यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मास हम m अल्फा ले लेते हैं और वेलोसिटी v अल्फा ले लेते हैं। v अल्फा से इसको प्रोजेक्ट करा है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? धीरे धीरे जाएगा जाएगा जाएगा। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये चार्ज रिपेल करेगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और ये जैसे ही करीब तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये रिटर्न आने लगेगा। ठीक है, ये रिटर्न आने लगेगा। ठीक, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने डिस्टेंस, कितनी क्लोज तक जा सकता है न्यूक्लियस के, वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक हम लॉ लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। अब एनर्जी कौन कौन सी होती है? तो दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या थी? तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी? v वेलोसिटी थी, v अल्फा वेलोसिटी थी, मास था m अल्फा। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ये जो डिस्टेंस थी इनिशियली ये इनफाइनाइट थी, हमने इनफाइनाइट दूर से उसको प्रोजेक्ट कराया था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट दूर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि फाइनली वो जितने क्लोज तक पहुंच सकता है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी ना, जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगी तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 और फिर वो वापस घूम जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनल पॉइंट ये मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी अल्फा पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी आप फिजिक्स में पढ़ोगे k q1 q2 by r होगी। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, k q1 q2 by r होगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर और यहां आ जाएगा k। इसमें हम Q1 को इसको मान लेते हैं, इसका चार्ज मान लेते हैं Q1, और Q1 किसके बराबर होगा? तो Q1 बराबर होगा Z प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन का E चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा Z। कैसे? एक प्रोटॉन का E चार्ज होता है, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी होंगे लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो केवल प्रोटॉन का चार्ज होगा और वो पॉजिटिव होगा। कितना चार्ज होगा? Z प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन का E चार्ज होता है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Z। तो हम यहाँ पे रख देंगे Ze और Q2 हम इसको मान लेते हैं, तो Q2 कितना होगा? Q2 होगा, अब अल्फा पार्टिकल में मैंने आपको बताया था +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है मतलब 2 यूनिट चार्ज होता है, तो 2 यूनिट चार्ज को अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो 2e आएगा। कितना आएगा? 2e। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 2e बाय r, मिनिमम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा
2k z ई स्क्वायर बाय आर मिनिमम, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे आर मिनिमम निकालने जाएंगे तो आर मिनिमम आएगा, आर मिनिमम ये 2 इधर भेज दो ऊपर, तो आर मिनिमम आएगा 4k z ई स्क्वायर बाय एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर मिनिमम, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर हम ऐसी वेलोसिटी दे दें कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के बाउंड्री तक पहुंच जाए, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा इस केस में? तो आर मिनिमम उस केस में हो जाएगा आर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो जा नहीं सकता, तो न्यूक्लियस के क्लोज तक तो जा सकता है ना, बाउंड्री तक तो जा सकता है ना। तो आर मिनिमम, शॉर्टेस्ट आर मिनिमम, जैसे आर मिनिमम ये थी, ये आर मिनिमम थी, तो आर मिनिमम मिनिमम कितनी हो सकती है? आर मिनिमम मिनिमम हो सकती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर, तो है ना। सब आप समझो इसको, आर मिनिमम ये थी, है ना, सेंटर से ये डिस्टेंस आर मिनिमम। तो आर मिनिमम का भी मिनिमम क्या हो सकता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है, ठीक है, उसके अंदर नहीं जा सकता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता, न्यूक्लियस की बाउंड्री तक जा सकता है। तो आर मिनिमम की भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और उसको समझते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल से, हर एक एटम का एक सिंबल होता है ना। नीचे उसके लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। यहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और A क्या है? A है मास नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं किसी भी एटम में? Z के बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी n, तो n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा होता है a माइनस z, ये याद रखना, a माइनस z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है a माइनस z, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? a माइनस z की जगह p भी लिख सकते हैं, z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो a माइनस z बोल दो या a माइनस p बोल दो, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मास नंबर क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा n प्लस p, क्योंकि n क्या है? a माइनस p, तो मास नंबर क्या आ जाएगा? n प्लस p। तो ये फॉर्मूला हो गया। मास नंबर क्या आ गया? n प्लस p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इफ स्पीशीज इज न्यूट्रल। अगर स्पीशीज न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर दी गई स्पीशीज न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीजन में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, Z के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होंगे? A माइनस Z, 16 माइनस 8, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक एग्जांपल था आपके सामने। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज। सबसे पहला आइसोटोप, फटाफट कवर करते हैं क्योंकि कई सारे आपने इसमें पढ़ रखे होंगे। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 12 और 40। सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, तो ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार्स पर।
आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल है आर्गन 40 18, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। इन सबका मास नंबर क्या है? 40, बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, इसलिए क्या है? आइसोबार्स। नेक्स्ट आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस में कितना होता है? 15 31 और 16 32। तो न्यूट्रॉन्स देखो 31 माइनस 15 कितना आएगा? 16 न्यूट्रॉन्स आएंगे इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 32 माइनस 16 कितने आ गए? 16 न्यूट्रॉन्स। तो इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए क्या है आपस में? आइसोटोन्स। ठीक है, तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे की और स्पीशीज देखते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज जो हमारे सामने आएगी वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फॉर एग्जांपल O-2 F-, Na+, Mg+2 Al+3। इनमें सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 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 सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आइसोडाइफर्स की तरफ। आइसोडाइफर्स आर स्पीशीज हैविंग सेम n-z, या सेम n-p बोल लो, सेम n-p मतलब सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस जिनमें सेम होगा वो होंगे आइसोडाइफर्स। तो सेम n-p है तो हम इसको सेम n-z भी बोल सकते हैं। और n को क्या लिख सकते हैं? n को लिख सकते हैं a-z, और माइनस z पहले से है तो इसको बोल सकते हैं a-2z। a-2z सेम होना चाहिए, तो या तो सेम n-p हो, या सेम n-z हो, या सेम a-2z हो। तो जिन स्पीशीज का n-p सेम होगा वो आइसोडाइफर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल यूरेनियम होता है 238 92, थोरियम 234 90। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम निकालें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 238 माइनस 92, माइनस करो तो 6, 23 माइनस 9 146। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 4 14 144। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 92। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 90। अब n-p निकालो, n-p, तो इसका n-p आएगा 146 माइनस 92, तो ये आ जाएगा 4 5 54। इसमें n-p निकालो तो ये आएगा 4 5 54। तो दोनों में सेम n-p है, तो ये आपस में क्या है? आइसोडाइफर्स है। क्योंकि सेम n-p है इसलिए ये आइसोडाइफर्स है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्पीशीज है आइसोस्टर्स। तो नेक्स्ट स्पीशीज है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एटम्स भी सेम रहे और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहे? सेम रहे। तो उसका एग्जांपल है CO2 और N2। CO2 और N2 आपस में आइसोस्टर्स हैं, ये प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स CO2 में कितने हैं? 1 कार्बन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो 3 एटम। इधर पे कितने हैं? 2 नाइट्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, तो 3 एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है इसलिए एक और बार 8 ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा? 6 + 8 14, 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें देखते हैं N2O में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक और नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। 7 + 7 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसलिए स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं? आइसोस्टर्स होते हैं।
तो होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, आइसोस्टर्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमने सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्पीशीज पढ़ी, और ये इसलिए पढ़ी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इनमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रिलेशन ऑफ आइसोडाइफर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रिलेशनशिप ऑफ आइसोस्टर्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।